नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों की। तो उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 11 नवंबर को हरिद्वार में भव्य ड्रोन शो और दीपोत्सव के साथ भजन संध्या कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। वहीं इस पर जानकारी देते हुए बीजेपी विधायक आदेश चौहान ने बताया कि हरिद्वार के सभी घाटों पर जिला प्रशासन और अन्य अधिकारियों की ओर से दीपोत्सव की तैयारियां की जा रही हैं। तो हरिद्वार दौरे पर जाएंगे मुख्यमंत्री। के अंदर बहुत बड़ी संख्या में दीपों का प्रज्वलन उनके द्वारा किया जाएगा और उसके माध्यम से एक संदेश दिया जाएगा कि हम अंधकार से प्रकाश की ओर जा रहे हैं और ये प्रकाश चारों ओर उत्तराखंड के अंदर दिखाई दे, ऐसा संदेश माननीय मुख्यमंत्री जी उस पुरुषों को देने वाले हैं। स्थापना दिवस के अवसर पर वो अपने आप में एक अद्भुत आयोजन होगा, भव्य आयोजन होगा। मेरी उसकी भी सभी जो उसमें सहयोगी संस्थाएं हैं, जो हमारे एनजीओज लगे हैं, हमारा प्रशासन लगा है, उनको भी बधाई देता हूँ कि उन्होंने इतना सुंदर आयोजन प्लान किया है। संवाददाता विकास खरे हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, हरिद्वार दौरे पर आ रहे हैं मुख्यमंत्री। गंगा घाट पर बताया जा रहा है इस बार 3.50 लाख दिए जो हैं वो जगमगाएंगे। क्या कुछ कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जो है वो कर ली गई हैं? बिल्कुल, देखिए अंजलि, अगर हम हरिद्वार की बात करें तो हर की पेड़ी को पूरी तरह से जो है दुल्हन की तरह यहाँ पर सजा गया। हालांकि जिस तरह से कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर पहुंचेंगे तो लाखों की तादाद में यहाँ पर जो दीपोत्सव यहाँ पर मनाया जाएगा। हर घाट, गंगा जो घाट है वहां पर जो दीप प्रज्वलित किए जाएंगे, तो इसको लेकर तमाम जो प्रशासन है, जो आराधिकारी, उनके द्वारा तैयारी पूरी कर ली गई, क्योंकि राज्य स्थापना दिवस को लेकर पूरा प्रोग्राम गंगा के किनारे जो है आयोजित किया जा रहा है। मां गंगा पावनी के तट पर जो है पूरा प्रोग्राम यहाँ पर किया जाएगा। इसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सभी और जो राज्य के तो सभी निवासियों को यहाँ पर जो बधाई भी देंगे राज्य स्थापना दिवस की, क्योंकि जो है उत्तराखंड 25वें वर्ष में यहाँ पर प्रवेश कर चुका है और कहीं ना कहीं जो राज्य की उपलब्धि में वो भी यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्थानीय लोगों के साथ बयान करें। तो इसको लेकर इनकी जो तमाम जो तैयारियां है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हरिद्वार आने को लेकर जो है पूरी यहाँ पर हो चुकी है। सुरक्षा के दृष्टिगत भी जो है पूरी तमाम तैयार प्रशासन द्वारा यहाँ पर की गई। तमाम जो जिला अधिकारी है उनके द्वारा जो है प्रोग्राम को भव्य और जो है दिव्य बनाने के लिए सभी हरिद्वार के जो जिला जो प्रशासनिक अधिकारी उन सभी को निर्देश किया गया ताकि भव्य और दिव्य प्रोग्राम यहाँ पर सबसे संपन्न यहाँ पर संपन्न हो। तो ऐसे में जो लाखों की तादाद में जिस तरह से दीप प्रज्वलित यहाँ पर किए जाएंगे, हर की पेड़ के जो तमाम गंगा घाट है वहां पर जो दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। अंजलि, मुख्यमंत्री के साथ और कौन कौन से नेता मौजूद रहेंगे इस दौरान? बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें तो जो है जो कैबिनेट मंत्री वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे और जो विधा के तमाम हरिद्वार के वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे। तमाम जो जिले के अधिकारी वो भी जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ अगर भाग लेंगे, तो इसको लेकर तमाम जो तैयारियां प्रशासन और जो अन्य तमाम जो नेता है, जो जिले के नेता जो प्रदेश नेतृत्व कर रहे हैं वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे और कहीं ना कहीं इस प्रोग्राम को बहुत बना की पूरी जो है जो यहाँ पर प्रशासन लगा हुआ है। अंजलि, विकास, अगर उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के मौके पर अगर यहाँ पर बात की जाए, उत्तराखंड के विकास को लेकर, प्रदेश सरकार के कामों को लेकर अगर बात की जाए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जिस तरीके से विकास उत्तराखंड में हो रहा है, वो एक बहुत बड़ा उदाहरण भी है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो विजन है उत्तराखंड के विकास के लिए, उसके उत्थान के लिए, वो कितना बड़ा है और यही कारण है कि उत्तराखंड राज्य जो है वो आगे परस्पर बढ़ रहा है विकास की दृष्टि से। बिल्कुल अंकित, देखिए हम राज्य स्थापना दिवस की बात करें उत्तराखंड की, तो राज्य को जो है बनाने के लिए क्योंकि जो है आपसे जो है उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा जो है उत्तराखंड यहाँ पर लिया गया था, तो उसको लेकर तमाम जो विकास कार्य और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो कार्य प्रणाली में यहाँ पर विकास कार्य है उसको लेकर जो जनता के मन में पूरे यहाँ पर सराहनीय जनता के द्वारा भी किए गए, चाहे चिकित्सा को लेकर हो या फिर शिक्षा को लेकर, तमाम जो मुद्दे है जो धामी सरकार मुद्दों को लेकर आई थी, कहीं ना कहीं धरातल पर यहाँ पर पूरे होते दिखाई दे रहे, चाहे सड़क का मुद्दा हो या फिर जो है जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो विकास किया, हमने जो तमाम जनता से भी बात की, तो तमाम जनता का भी यह कहना कि जिस तरह से देश की सरकार जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जो विकास हो रहे वो कहीं न कहीं जो यहाँ पर सराहनीय, तो उसको लेकर जो मुख्यमंत्री के द्वारा जो विकास कार्य किए गए, कहीं न कहीं लोगों में यहाँ पर भारी उत्साह दिखाई दे रहा है। कितने बजे तक वहां हरिद्वार पहुंचेंगे, क्या कुछ ये जानकारी मिल पा रही है क्या? बिल्कुल जी, देखिए कल जो दिवस को यहाँ पर मनाया जा रहा है 5:30 बजे का पूरा यहाँ पर समय, 5:30 बजे के बाद इससे भजन और संध्या भी यहाँ पर होगी।
कई प्रोग्राम यहाँ पर आयोजित किए जाएंगे। तो उसको लेकर शाम तक ही जो है पूरे जो प्रोग्राम की यहाँ पर प्लानिंग की गई, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो आने का समय वो 5:30 बजे था। तो ऐसे में जो देर रात तक प्रोग्राम यहाँ पर बनाया जाएगा। दीपोत्सव यहाँ पर दीप प्रज्वलित यहाँ पर किया जाएगा। लाखों की संख्या में जो है दीपों का यहाँ पर पूरी तरह से दोस्तों यहाँ पर किया जाएगा। तो तमाम जो गंगा घाट है, हरकी पैड़ी के आसपास से वो भी पूरी तरह वहाँ पर सजा गए हैं। और कहीं न कहीं हरिद्वार जो है कल यहाँ पर पूरी तरह से दीपोत्सव को लेकर यहाँ पर जगमगाने वाला है, जिसको लेकर तैयार है भव्य भी यहाँ पर की गई है। अंजलि, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास करें इस तमाम जानकारी के लिए। आपसे आगे भी अपडेट इस खबर पर हम लेते रहेंगे। बढ़ेंगे आगे। उधर मसूरी में उत्तराखंड राज्य के 25वें स्थापना दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और कार्यक्रम के शुभारंभ से पहले मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से शहीद स्थल पर उत्तराखंड राज्य के शहीद आंदोलनकारियों और अल्मोड़ा बस दुर्घटना में दिवंगत हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर मसूरी स्टेट्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कहा कि उत्तराखंड का 25वां स्थापना दिवस मसूरी में सादगी से मनाया जा रहा है। अल्मोड़ा बस हादसे में 36 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी, जिसके चलते इस बार स्थापना दिवस बेहद सादगी के साथ मनाया जा रहा है। देखिए, पहले तो मैं उन शहीदों को प्रणाम करता हूं और इंद्रमणि बडूनी जी जो नेता उत्तराखंड के रहे हैं, शहीद स्थल पर आज ये बहुत ही सूक्ष्म कार्यक्रम रखा गया जो यहाँ पे कुछ सामाजिक संस्थाओं के द्वारा, क्योंकि आज इस कार्यक्रम को बहुत भव्य रूप से होना था, मगर क्योंकि जो अल्मोड़ा में जो दुर्घटना हुई जिसकी वेदना सभी को है, ये कार्यक्रम बहुत ही छोटे उस पर कर दिया गया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत निरंतर प्रगति के पथ पर है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारा राज्य उत्तराखंड आज माननीय मुख्यमंत्री धामी जी के नेतृत्व में बहुत आगे बढ़ रहा है। वहीं उत्तराखंड स्थापना दिवस को लेकर बीजेपी विधायक आदेश चौहान ने प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। सबसे पहले तो उत्तराखंड राज्य के स्थापना दिवस की मैं सभी प्रदेशवासियों को, क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और 2000 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के आशीर्वाद से उत्तराखंड राज्य हम सबको मिला था और लगभग हम लोगों ने 24 वर्ष पूर्ण किए हैं और 25वें वर्ष में रजत जयंती के रूप में हम इसको मना रहे हैं। और मुझे लगता है कि 25 साल का एक युवा प्रदेश है और जो अपेक्षाएं, जो सपने उत्तराखंडियों के थे, उनको साकार करने में लगातार सरकार काम कर रही है। उधर प्रयागराज में स्थित श्री कार्तिक स्वामी मंदिर को लेकर सीएम धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। जनपद रुद्रप्रयाग में स्थित श्री कार्तिक स्वामी मंदिर देवादेव महादेव के पुत्र श्री कार्तिकेय जी को समर्पित है। ये मंदिर हजारों भक्तों की आस्था एवं श्रद्धा का केंद्र है। अपने रुद्रप्रयाग आगमन पर इस पवित्र स्थल के दर्शन अवश्य करें। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उधर आपको बता दें कि उत्तराखंड में बजट खर्च को लेकर हर वित्तीय वर्ष में बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन बावजूद इसके पिछली बार की तुलना में इस बार बजट खर्च की रफ्तार पहले के मुकाबले धीमी है। दरअसल वित्तीय वर्ष 2024-25 में पूंजीगत मद में 15 अक्टूबर तक यानी कि 6 महीने से अधिक समय बीतने के बाद भी सिर्फ 3,140 करोड़ की राशि खर्च की गई, जो कि पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में काफी कम है। इस पर जानकारी देते हुए सचिव वित्त दिलीप जावलकर ने कहा है कि समय समय पर बजट खर्च की समीक्षा की जाती है। एक तो हम लोगों के यहाँ पर वो वेदर जो है हमारा काफ़ी इस बार ख़राब रहा है, नंबर 1। दूसरा जो मैंने कहा हुआ था कि इलेक्शन से हमारे यहाँ पर भी व्यय का स्थिति जो है वो प्रभावित हुई है। तीसरा ये है कि जो हम लोग व्यय की जब एक प्रोजेक्शन करते हैं, उस प्रोजेक्शंस में हम लोग भारत सरकार से भी कितनी धनराशि हमें अवमुक्त होगी उसका। और अम्बेडकर नगर के कटहरी विधानसभा आपको सीधे लिए चलते हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल करके हरियाणा के अंदर तीसरी बार
मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी के हैट्रिक लगा करके तीसरी बार सरकार बनाने का काम किया है। हरियाणा में मालूम है जनता ने क्या कहा? जनता जनार्दन एक ही बात कहती थी, जब अयोध्या के बारे में उनको जानकारी मिलती थी तो लोग कहते थे कि अयोध्या में 500 वर्षों का इंतजार क्यों करना पड़ा था? क्योंकि बंटे थे और इसीलिए कटे थे। एकजुट होकर के मोदी जी के नेतृत्व में जैसे देश ने लड़ाई लेनी शुरू की, अयोध्या में राम मंदिर के मुद्दे का समाधान भी हो गया। भगवान राम अपने धाम में विराजमान भी हो गए और बहनों और भाइयों, देश की सीमा भी सुरक्षित हो गई। याद करिए 2014 के पहले कांग्रेस नेतृत्व की सरकार हुआ करती थी। समाजवादी पार्टी बिन मांगे समर्थन देती थी और पाकिस्तान घुसपैठ करता था, आतंकी वारदात करता था, चीन भारत की सीमा में घुसता था। हम लोग आवाज उठाते थे, सांसद के रूप में मैं, हरिओम पांडे जी, ये लोग संसद में आवाज उठाते थे कि भाई देश के दुश्मन देश की सीमा के अंदर घुस रहे हैं, इनका मुंहतोड़ जवाब दो। तो ये लोग कहते थे, इंडी गठबंधन के लोग जो आज है, ये कहते थे अरे संबंध खराब हो जाएंगे। और आज अगर दुश्मन भारत की सीमा में घुसता है तो जैसे को तैसा मार करके उसकी ध्वजियां उड़ा दी जाती है दुश्मन की, और फिर एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक करके आज भारत के बहादुर जवान पाकिस्तान के अंदर घुसते हैं और पाकिस्तान दुनिया के मंचों पे चिल्लाता है कि साहब बकस दो, एक बार जान बचा दो, बस ये भारत कभी भी तबाह कर देगा। ये नया भारत है, ये नया भारत है। छेड़ता नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ता भी नहीं है। ये नया भारत है, अपने सम्मान और अपने स्वाभिमान की रक्षा करना जानता है। और एक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग तो याद करिए, एक साल पहले 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती को पूरे देश के अंदर हम लोग मना रहे थे। समाजवादी पार्टी उस दिन भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार जिन्ना की जयंती मना रहा था। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत की एकता के शिल्पी, भारत के अखंडता के शिल्पी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को जब केंद्र और राज्य सरकार, पूरा देश सरदार सम्मान के साथ याद कर रहा था, तब समाजवादी पार्टी के मुखिया जिन्ना को याद कर रहे थे। बहनों और भाइयों, ये लोग महापुरुषों का सम्मान नहीं करते। ये सपा हो या कांग्रेस, दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। मैं कुछ दिन पहले कन्नौज गया था। कन्नौज गया था तो वहां पर हमारे मंत्री हैं, वो विधायक भी है कन्नौज से। उन्होंने मुझे अवगत कराया, कहा कि कन्नौज के मेडिकल कॉलेज का नामकरण बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पे था। अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में नाम बदल दिया है। मैंने कहा भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारत को संविधान दिया है, भारत के संविधान के शिल्पी है,
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की सम्मान के विरुद्ध कोई भी हम स्वीकार नहीं करेंगे। फिर से मेडिकल कॉलेज का नामकरण बाबा साहब के नाम पर रखा गया। बहनों और भाइयों, ये गुमराह करते हैं। याद करिए, अनुसूचित जाति जनजाति पर सर्वाधिक हमले, सर्वाधिक अत्याचार समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में। इन्होंने तो अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों की स्कॉलरशिप भी रोक दी थी। 15-16 में रोक दी थी। जब मैं आया था 17 में, तब मैंने फिर से बहाल करके हमने कहा कि भाई अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों को हर प्रकार की सुविधा मिलनी चाहिए। और मोदी जी ने आने के बाद, 2014 में आने के बाद जिस प्रकार के कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं, विकास सबका, सुरक्षा सबको, सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ आज कार्य चल रहा है। ये विकास, याद करिए, यूपी के अंदर 56 लाख गरीबों को एक एक मकान दे दिया गया। ये मकान कांग्रेस और सपा ने, बसपा ने क्यों नहीं दिया? ये मकान उन्होंने क्यों नहीं दिया? 2,62,00,000 गरीबों के घर में शौचालय बन गए। ये शौचालय इन्होंने क्यों नहीं बनाए? 10 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा, वे जाएंगे किसी भी इंपैनल्ड हॉस्पिटल में जाकर के अपना उपचार करा लेंगे। इन्होंने पहले क्यों नहीं दिया? और अब तो मोदी जी ने घोषणा कर दी है, 70 वर्ष से ऊपर के हर व्यक्ति को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराएंगे, फ्री में उपलब्ध करवाएंगे। बहनों और भाइयों, 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ, 15 करोड़ गरीब उत्तर प्रदेश के अंदर फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। फ्री में राशन अप्रैल 2020 से लगातार दे रहे हैं और मोदी जी ने कहा 5 साल तक आगे भी ऐसे मिलता रहेगा, कोई कोताही नहीं, गरीब को हर प्रकार की सुविधा देंगे। एक और लोक कल्याणकारी एक कार्य, दूसरी तरफ विरासत और विकास का अद्भुत संगम। मैं पूछना चाहता हूं बहनों और भाइयों, जो लोग आज सपा का प्रत्याशी बनकर के परिवारवाद का गढ़ बना देना चाहते हैं कटहरी को, तो कटहरी से आप सुन पा रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये संबोधन। उपचुनाव को लेकर चुनावी प्रचार जो है वो यहां पर जारी है, बढ़ेंगे आगे। आपको बता दें कि देहरादून में 5 दिवसीय युवा महोत्सव का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुभारंभ किया और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सरकार खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही है। हमने पिछले दिनों नौजवानों को, युवाओं के हित में, राज्य के हित में बहुत सारे निर्णय लिए, बहुत सारे कानून बनाए। अभी आप देख रहे थे कि पिछले दिनों भर्ती घोटाले हुआ करते थे। मैं जब भी नौजवानों के बीच में आता हूँ, युवाओं के बीच में आता हूँ, विद्यार्थियों के बीच में आता हूँ, तो मुझे अपना बचपन हमेशा स्मरण में आता है। मुझे अपने विद्यार्थी जीवन के दिन हमेशा ध्यान में आते हैं, हमेशा उनका स्मरण होता है कि किस प्रकार से नौजवान के सामने कितना बड़ा संघर्ष होता है, उसको भविष्य की किस प्रकार की चिंता होती है। रजत जयंती के अवसर पर मैं समस्त प्रदेशवासियों को बहुत शुभकामना देती हूं और बेहद खुशी की बात है कि आज ही के दिन से, यानी कि 9 नवंबर से, जिस दिन हमारी रजत जयंती है, उसी दिन से युवा महोत्सव की भी शुरुआत हो रही है, जिसका कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने कर कमलों से शुरुआत कर दी है। निश्चित रूप से ये युवा महोत्सव 9 तारीख की शाम से लेकर 14 तारीख तक लगातार संचालित रहेगा। इसमें अधिक से अधिक युवाओं का प्रतिभाग रहेगा। इसमें विभिन्न प्रकार की खेल प्रतियोगिताएं हैं, इसमें विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं, हमारे नवयुवक मंगल दल, महिला मंगल दलों का प्रतिभाग है और मैं समझती हूँ कि बड़े बड़े महानुभाव भी यहाँ पे जो है अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देंगे। इसके साथ ही बड़े बड़े स्पोर्ट्स प्लेयर्स को भी हम लोगों ने आमंत्रित करा है।
उधर आपको बता दें कि खटीमा कांग्रेस विधायक भुवन कापड़ी ने प्रेस वार्ता कर वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल निशान उठाए हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा वो सुनिए। 2024-25 इसमें छपान हुआ और छपान में पेड़ों की संख्या थी 24,294, जिनमें से 21,547 पेड़ अनफिट कर दिए, मतलब कि 89% अनफिट हो गए पेड़। अगर पेड़ अनफिट थे, उनकी गोलाई नहीं बढ़ी, मोटाई नहीं बढ़ी, तो आपको छपान की जल्दी क्या थी? एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि आप समझिए 89% अनफिट और कटान का नाम है निशिपादन, जड़ खुदान हो जाता है, जिसमें आगे जांच नहीं हो सकती। इसके बाद इसमें जो है 3 तरीके का, जो फॉरेस्ट की भाषा में है, 3 तरीके के पेड़ों के छपान की कैटेगरी है। पहली होती है जो है साउंड, जिसमें जो घनत्व है वो 70% निकलता है पेड़ का, लगभग 70%। और दूसरा है फिट में निकलता है 50%। और तीसरा है अनफिट, उसमें लगभग 30%, लगभग में है, एग्जैक्ट नहीं है। तो पहले ही आप समझिए कि 89। उधर आपको बता दें कि मुख्य वन संरक्षक कुमाऊं डॉक्टर विनय भार्गव और डीएफओ तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी हिमांशु बांगरी खटीमा पहुंचे, जहां पर उन्होंने सीमांत वन क्षेत्रों का दौरा किया। इस मौके पर दोनों अधिकारियों ने वन अतिथि गृह सभागार में पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने बताया कि उनके दौरे का मुख्य जो प्रायोजन सीमांत क्षेत्र के वन रेंजों में वन और वन्य जीव सुरक्षा के लिए किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण करना है। जी, जो बरसात के मौसम में अतिवृष्टि हुई थी, उस समय जंगल के कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहां पर भारी संख्या में पेड़ गिर गए थे। तो हमारी जो कार्य योजना होती है उसके अनुसार ऐसे पेड़ों को चिन्हित करके उनका निरीक्षण किया जाना होता है। उसके उपरांत इसे वन निगम को पातन के लिए दिया जाता है। इसी के क्रम में आज इंस्पेक्शन किया गया ऐसे क्षेत्रों का, और अब इन पेड़ों को निगम को दिया जाएगा। निगम इनको काट के अपने डिपो पे लेके जाएगा। अभी जैसे ठंड का शीतकाल चालू हो रहा है, तो ऐसे पाया गया है कि शीतकाल में मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं में विगत वर्षों में वृद्धि हुई है। तो उसके दृष्टिगत सोमवार से एक 30 दिन की कार्यशाला संपूर्ण खटीमा क्षेत्र में कराई जा रही है, जिसमें कि जो संवेदनशील गांव है इस क्षेत्र के, जहां पर पूर्व में घटनाएं हो चुकी हैं या बाघ वहां लगातार दिखता है, तो वैसे क्षेत्रों में ग्रामीणों के साथ बैठ के उनको मानव वन्यजीव संघर्ष से कैसे बचा जाए उससे अवेयर करवाया जाएगा, उनसे वार्ता की जाएगी। चलिए इसी के साथ देवभूमि उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त है छोटे से ब्रेक का।